आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कोणीय संवेग का संरक्षण। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले कंजर्वेशन यानी संरक्षण का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है सुरक्षित रखना। जैसे मेरे पास रह करके कोई बच्चा पढ़ाई करे, नीट की तैयारी करे, तो मेरे संरक्षण में रह रहा है, यानी अब उसका नीट के प्रति कोई नुकसान नहीं होगा। तो कोणीय संवेग का संरक्षण का मतलब कि कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसका बाहरी तत्वों के द्वारा नुकसान नहीं होगा। ये मतलब है इसका। तो कह रहा है कि यदि टाउ एक्सटर्नल यानी बाहरी बलागुण 0 हो तो समीकरण 6.28b रह जाती है, यानी रिड्यूस हो जाती है, शार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा छूट गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वाली बुक में लिखा है कि dl/dt = 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है dl/dt = टाउ एक्सटर्नल, अभी ऊपर ही। ये देखिए dl/dt = टाउ यहाँ पढ़ा था, फिर टाउ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल पढ़ा था, टाउ इंटरनल 0 हुआ था तो टाउ एक्सटर्नल ही बचा था। तो अब कंजर्वेशन की अगर बात आ जाएगी, यहाँ पर देखिए लिखा है dl/dt = टाउ एक्सटर्नल। तो जब कंजर्वेशन की बात आ जाएगी, संरक्षण की, तो चूंकि बाहरी बलागुण नहीं लगेगा तो dl/dt = 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहरी बलागुण 0 होगा यानी टाउ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो L = कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा कोणीय संवेग है वो अचर रहेगा, कांस्टेंट यानी बदलेगा नहीं। अतः कणों के किसी निकाय या सिस्टम पर आरोपित कुल बाह्य बलागुण यदि शून्य हो तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित होता है, अर्थात अचर रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। ये स्थिति बन गई। अब आगे देखते हैं। कह रहा है समीकरण 6.29 तीन अदिश समीकरणों के समतुल्य है। तो तीन स्केलर इक्वेशन उनके इक्विवेलेंट है। Lx = k1, Ly = k2, Lz = k3। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने एक विमा यानी एक प्लेन, एक डायमेंशन की बात की। अब 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 विमाओं की बात कर रहे हैं। तो 3 हमारे पास एक्सिस होंगी, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, एक z एक्सिस। सारी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होती हैं, ऐसा हमको पता है। तो अगर हम x एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग की बात करेंगे तो k1 लिखेंगे, y एक्सिस में k2 लिखेंगे, z एक्सिस में k3 लिखेंगे। कह रहा है यहाँ k1, k2 एवं k3 अचरांक है यानी कांस्टेंट है, तथा Lx, Ly और Lz कुल कोणीय संवेग सदिश L के क्रमशः x, y एवं z दिशाओं में वियोजित घटक है। तो ये Lx, Ly, Lz क्या है कि जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसके x, y, z जो एक्सिस हैं उनमें घटक यानी कंपोनेंट है, यानी टुकड़े हैं। ये हो गया। यह कथन कि कुल कोणीय संवेग संरक्षित है, इसका यह भी अर्थ है कि ये तीनों अवयव भी संरक्षित है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि टोटल जब एंगुलर मोमेंट कंजर्व है तो जाहिर सी बात है कि उनके जो घटक या कंपोनेंट है वो भी संरक्षित या कंजर्व रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे। इस बात को ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि समीकरण 6.29a, समीकरण 6.18a
यानी कणों के निकाय के कुल रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम का घूर्णी समतुल्य है। तो फिर वही बात आ गई कि जो कुल रेखीय संवेग है उसी को घुमा दिया जाए, रोटेशन उत्पन्न हो जाए, तो घूर्णी संवेग संरक्षण के समतुल्य हो जाएगा। तो कुल रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम घूर्णी के समतुल्य है। इसी में रोटेशन उत्पन्न कर दिया जाए तो यही जो है कोणीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। तो समीकरण 6.18a की तरह ही अनेक व्यवहारिक स्थितियों में इनके अनुप्रयोग हैं। इस अध्याय में कुछ रोचक अनुप्रयोगों की हम चर्चा करेंगे। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और इसको करते हैं, इससे हमारा कुछ मामला और स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु के परितः बल 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल जिस कण पर लगता है उसका स्थित सदिश i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर r दे दिया है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और उस पर लगने वाला बल दे दिया है मूल बिंदु के परितः F = 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब बल आघूर्ण यानी टार्क = फार्मूला होता है R क्रॉस F। ध्यान दीजिए F क्रॉस R नहीं लिख सकते, अगर ऐसा लिखेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सदिश गुणनफल है, अदिश नहीं है। तो ज्ञात करने के लिए हम डिटर्मिनेंट हल करेंगे। तो वैसे जैसे पीछे लिखते थे वैसे लिख देंगे। तो टार्क = IJK लिख देंगे और R क्रॉस F है तो पहले R को लिखेंगे ऊपर और F को नीचे लिखेंगे और चिन्ह सहित लिखेंगे। तो I कैप है, इसके साथ 1 है तो 1 लिख दिया। माइनस J कैप है तो इसके साथ -1 है, देखिए चिन्ह सहित लिखना है, ध्यान दीजिए। तो -1 लिख दिया। प्लस K कैप है, इसके साथ 1 है तो 1 लिख दिया। अब नीचे वाला लिखेंगे तो 7i कैप है तो 7 लिख दिया, 3j कैप है तो 3 लिख दिया, और -5k कैप है तो -5 लिख दिया। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट खाली छोड़ देना है, i लिख देना है, माइनस ब्रैकेट खाली छोड़ देना है, j लिख देना है, प्लस ब्रैकेट खाली छोड़ देना है, k लिख देना है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पीछे आपको समझाया था, ये A क्रॉस B अगर हो तो इसको लिखना कैसे है। तो I कैप J कैप K कैप ऐसे लिख देना है, और पहले जो लिखना है उसका AX AY AZ लिख देना है, यानी I कैप J कैप K कैप लिख देना है। फिर दूसरे का BX BY BZ लिख देना है, और फिर क्रम से ये वाला इसके साथ इसका गुणा होगा AY BZ, माइनस साइन लगेगा AZ BY, I कैप लिख देना है, प्लस आगे लिखना है, देखिए जिसका लिखना है उसको छोड़ देना है, J का लिखना है तो J को छोड़ दीजिए। अब देखिए AZ BX लिखेंगे, AZ BX माइनस साइन लगाएंगे, इसका इसका हुआ, अब इसका इसका होगा तो AX BZ, प्लस K कैप है तो K को छोड़ देना है, अब ये दोनों बचे तो AX BY माइनस साइन लगा देंगे AY BX। मतलब इसको इस तरह लिखना है, एक बार समझ लीजिए कि जैसे हमको I का लिखना है तो I को छोड़ देना है, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ गुणा करना है, तो AY BZ माइनस साइन लगाना है, AZ BY, इस तरह से। मतलब ये साइन इस प्रकार लगेगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, AY BZ माइनस AZ BY। अब देखिए I लिख गया, अब J लिखना है तो J वाले को छोड़ देंगे, J वाले को छोड़ देंगे तो I के बचा, तो I के वाले में लिखना है इस तरह से, J वाला छोड़ देंगे इस तरह से, AZ BX माइनस
ए एक्स बी वाई बी जेड, इसमें से इसको घटाना। पहले इसमें से इसको घटाए थे, मतलब ये वाले में इसका गुणा करके इस वाले का गुणा करके घटाए थे। इस बार इसका इसमें गुणा करके इस वाले से गुणा करके घटाना है। प्लस अब के वाला आ गया, जब के वाला आ गया तो आप के वाले को छोड़ देंगे, तब बचे ये दोनों। जिसको लिखना है यहाँ कैप में उसको छोड़ देना है। तो अब बचा ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ऐसे करके हमको लिखना है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, तो टाउ लिखना है तो आई जे के लिख दिया। वैसे ही इसका ये गुणांक लिख दिया और उसी तरह करके यहाँ लिख के किया गया। तो टाउ इक्वल टू 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10 के कैप आ गया। सेम उसी तरह करना है जैसे वहाँ कर दिया गया है। अब अगला उदाहरण आ जाता है, कह रहा है दर्शाइए कि अचर वेग से चलते एकल कण का किसी बिंदु के परितः कोणीय संवेग किसकी समस्त गति के दौरान अचर रहता है, उसकी समस्त गति के दौरान अचर रहता है। तो हमको ये दर्शाना है कि कोई कांस्टेंट वेग से कोई पार्टिकल चल रहा है किसी पॉइंट के चारों ओर, मतलब कोणीय वेग है, उसमें किसी बिंदु के परितः कोणीय संवेग उसकी समस्त गति के दौरान अचल रहता है। तो ये कह रहा है कि कांस्टेंट वेग से चल रहा है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, ये सिद्ध करना है। तो उसी प्रकार से हम ये फार्मूला बना लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माना कि कोई कण P किसी समय t पर, कण नहीं किसी समय t पर v वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है। हम इस कण का कोणीय संवेग स्वेच्छ बिंदु O के परितः ज्ञात करना चाहते हैं। तो स्वेच्छा से जो बिंदु O लिया है हमने, उसके परितः ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कह रहा है माना कि कोई कण P ये कोई कण P है, उसका वेग v है और ये बिंदु स्वेच्छ बिंदु है जो मूल बिंदु लिया गया है, वो इसके परितः हम कोणीय संवेग निकालना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कोण की जब बात आ जाती है तो जैसे वेग मान लीजिए इस दिशा में है और इस बिंदु पर निकालना है, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का स्थित सदिश या पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r है। तो ये कोण इस वेग और इस स्थित सदिश के बीच का ये कोण थीटा होगा। न्यून कोण ध्यान दीजिए, जब पढ़ रहे थे तो न्यून कोण लिखा था, इसको ध्यान दीजिएगा, यानी छोटा वाला कोण बड़ा वाला नहीं। तो अब कोणीय संवेग L बराबर होता है R क्रॉस P, R क्रॉस P, R पहले होता है P बाद में होता है। आप ध्यान दीजिए कि L के लिए R और P के बीच में लंबवत दूरी ली जाती है, इसलिए ये वाली डिस्टेंस ली गई है, R साइन थीटा हो जाएगी। क्यों R साइन थीटा हो जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ये कोण थीटा है तो कोण थीटा है, तो हमने पढ़ा है एक मान लीजिए कंपोनेंट ये हो गया, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो अगर ये कोण थीटा है तो पास में कास पढ़ा था, तो कास थीटा होगा, सामने साइन पढ़ा था तो ये साइन थीटा होगा। तो इसी के समांतर ये है, तो ये भी साइन थीटा होगा। चूंकि ये r है पोजीशन वेक्टर, तो ये r cos थीटा होगा, ये r साइन थीटा होगा, तो ये भी r साइन थीटा होगा। तो ये लंबवत दूरी को ध्यान देना है, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो पाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, यम वी r की जगह r साइन थीटा होगा, तो छोटे में r साइन थीटा लिख दिया। ये मोटे अक्षर में लिखा है, मतलब ये वेक्टर रूप में है, ये परिमाण रूप में है, जहां थीटा r और v के बीच का कोण है। तो जो थीटा है हमारा, ये r और v के बीच का ये कहें न्यून कोण है,
न्यून कोण है। ये भी देखिए छोटा कोण नहीं, आर और वी के बीच में तो ये भी कोण है ना, ये कोण है, इसको थोड़ा लिया जा रहा है। आर और वी के बीच में तो ये भी कोण है, ये नहीं, न्यून कोण लेना है, छोटा वाला कोण। तो ये देखिए चित्र 6.19, यही चीजें स्पष्ट रूप से समझना है कि कौन सा कोण लेना है, कहाँ परपेंडिकुलर डालना है। यदि कण समय के साथ अपनी स्थिति बदल रहा है फिर भी v की दिशा रेखा वही बनी रहती है और इसलिए OM = r sin थीटा अचर है। ध्यान दीजिए कि ये कण जो है, कण की अगर पोजीशन भी बदल रही है तो चूंकि r और v के बीच कोई एंगल है, थीटा जो है, तो एंगल होने की वजह से ये एंगल में ऐसे मूव करेगा, तो इससे ये निश्चित है कि v की दिशा रेखा वही बनी रहती है, दिशा रेखा वही बनी रहेगी और इसलिए OM हमारा r sin थीटा अचर रहता है। क्योंकि ये दिशा ऐसे ऐसे मान लीजिए चलेगी कि एंगल है तो ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं, ये r पोजीशन एंगल पे है, ये वेग इधर है लेकिन ये स्थित सदिश इधर को, इसका मतलब ये इसे इसे घुमाएगा, इसका मतलब इसके सापेक्ष ये फिक्स दूरी बनी रहेगी, तो r sin थीटा अचर रहेगा। इसको ध्यान देना। अब देखिए आगे कह रहा है कि L की दिशा R एवं V के तल के अभिलंबवत पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हुई है, यह दिशा भी नहीं बदलती। तो ध्यान दीजिए, कोणीय संवेग L की दिशा चूंकि ये इधर को लग रहा है तो ये ऐसे ऐसे घुमाएगा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें थोड़ा सा ये समझना है कि ये वेलोसिटी इस तरफ है तो वेग इधर को है, तो इसका मतलब है कि जो टार्क है, इसमें घुमाव है तो बल नहीं, बलाघूर्ण की बात करेंगे तो वो ऐसे लगेगा, मान लीजिए इस तरह, और इसमें घुमाव उत्पन्न हो, तो घुमाव उत्पन्न होगा तो इस तरह अगर बल लगेगा कोई तो घुमाव ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, यह घुमाव क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज होगा तो स्क्रू रूल हमने बताया था, स्क्रू रूल में बताया था कि दाहिनी तरफ ऐसे घुमाया जाता है तो स्क्रू अंदर की ओर धंसता है। तो इसलिए चूंकि पोजीशन वेक्टर और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमारा एंगुलर मोमेंटम, तो ये अंदर की ओर होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगेगा। अगर ये वेग जो है तो वेग किसी बल के कारण होगा, लेकिन अगर घुमाव उत्पन्न हो जाए, कोणीय वेग हो जाए तो बलाघूर्ण कहेंगे, तो घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा। अगर ऐसे किसी एंगल पे बल लगाया जाएगा इस रेखा के तो ऐसे घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसलिए ये जो हमारा घुमाव होगा वो क्लॉकवाइज होगा, इसलिए कोणीय संवेग की दिशा जो होगी, L की दिशा जो होगी वो पेज में अंदर की ओर होगी। इसीलिए कह रहा है कि L की दिशा R एवं V के तल के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हुई है, यह दिशा भी नहीं बदलती, यह दिशा भी नहीं बदलेगी। अतः L का परिमाण एवं दिशा वही रहती है और इसलिए यह संरक्षित है। क्या कण पर कोई बाह्य बल आरोपित है? तो कण पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित है, इसीलिए संवेग कोणीय संवेग यानी L संरक्षित या कंजर्व है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो हमने किया है इसमें बल दे दिया है फोर्स और पोजीशन वेक्टर दे दिया है R। तो इसको सॉल्व करने में भी कुछ त्रुटि है, देखिए काफ़ी त्रुटियां हैं बुक में जो सुधार करने के योग्य हैं। तो अगर इसको लिखा जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए हमने बताया था कि जैसे I को लिखना है, I कैप लिखेंगे तो I को छोड़ देंगे तो पहले ये करेंगे, तो -1 -5 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे इसका गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, I कैप प्लस, अब J को लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, अब इसका गुणा होगा फिर इसका गुणा होगा, तो इसका करेंगे तो ये 7 हो जाएगा,
माइनस साइन लगाएंगे, इसका इसका गुणा करेंगे तो ये -5, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 5, जे कैप हो जाएगा प्लस, अब के लिखना है तो के छूट जाएगा, इसका इसका गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इसका इसका गुणा करेंगे तो -7 होगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 के कैप होगा। तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप। हाँ, गड़बड़ी नहीं है, वही आंसर आ रहा है। यहाँ पर इसने दूसरी तरह किया है, हमने अपने हिसाब से कर लिया, जैसा पीछे दिया था, तो कुल मिला के आंसर वही आ गया, 2i कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो इस प्रकार से कैसे करते हैं ये हमने आपको बताया कि जैसे i लिखना है यहाँ पर, तो इसको छोड़ देंगे, इसका गुणा करेंगे, तो इसका इसका गुणा किया तो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, माइनस का साइन लगाया, फिर इसका इसका गुणा किया तो 3 हो गया, आई कैप लिखा प्लस। अब जे लिखना है तो जे को छोड़ देंगे, तो आई और के बचा, तो पहले इसका इसका गुणा करेंगे। देखिए इसमें इसका गुणा करके, जब इसको छोड़ा था तो इसका गुणा करके इसको घटाया गया था, अब जे को छोड़े हैं तो अब इसका गुणा करके इसको घटाना है, इसका गुणा करके इसको नहीं घटाना है, इसका गुणा करके इसको घटाना है, यानी 7 में -5 घटाना है, तो -5 रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जे लिख दिया प्लस। अब के लिखना है तो के को छोड़ देना है, जब के छोड़ देंगे तो ये बचेगा, तो इसका गुणा करके इसमें घटाना है, एक बार बीच वाले में उल्टा रहेगा, बाकी ऊपर में नीचे वाले का गुणा करके बाद वाले को घटाना। तो अब इसको छोड़ दिया गया, तो ये 3 में 1 का गुणा हुआ तो 3, और ये 7 में -1 का गुणा हुआ तो -7, अब बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ गया 2i कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी अगर आप सही से बात को समझ लेते हैं। अब आगे आ जाता है दृढ़ पिंडों का संतुलन। तो चूंकि ये आगे बहुत लंबा है दृढ़ पिंडों का संतुलन, तो इसमें टाइम लगेगा। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।